आज मैं बहुत खुश थी। मैंने जिसे चाहा था वो मुझे मिल गया था। मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई थी। मेरी रुखसती हो चुकी थी। मैं सुहाग का लिबास पहने कमरे में बैठी एहसन का इंतजार कर रही थी। नीचे एहसन के कजन्स ने उसे घेर रखा था। वो पैसे का मुतालबा कर रही थी। उनके शोर की आवाजें ऊपर तक आ रही थी। मैं अभी अपनी खुशियों को एंजॉय ही कर रही थी कि जब मेरे कमरे के बाथरूम का दरवाजा खुला और एक निकाब पोश आदमी वहां से निकला। मैं उसे देखकर शदीद डर गई। डर का ये आलम था कि मेरे मुंह से चीख तक भी नहीं निकल रही थी। वो आदमी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। मैं उठकर भागने लगी तो उसने मुझे पकड़कर मेरे मुंह पर रुमाल रखकर मुझे बेहोश कर दिया। मुझे नहीं इल्म मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में कैद थी जिसको हर तरफ से फूलों से सजाया गया था, लेकिन उसमें कोई खिड़की नहीं थी। मैंने उठते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उधर मेरा खामद हसन जैसे ही ऊपर आया, मैं कमरे से गायब थी। मेरा दुपट्टा दूसरी अरूसी चीज़ों के साथ बेड के ऊपर बिखरा पड़ा था। ऐसे ने जैसे ही खिड़की के पास आकर देखा, खिड़की खुली हुई थी और वहां एक रस्सी लटक रही थी। एहसन को समझने में एक लम्हे की भी देर ना लगी। उसे मालूम हो गया कि मुझे अगवा किया गया है। एहसन सीढ़ियां फलांगता नीचे उतरा और नीचे जाते ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि ज़ारा को किसी ने कमरे से अगवा कर लिया है। सब लोग एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। फौरन ये खबर मेरे घर वालों तक भी पहुंच गई। वो भी एहसन के घर पहुंच गए। सबका शक मेरी नंद के शोहर पर था। मेरी नंद का शोहर मेरा क्लास फेलो था, जो यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही मुझसे मोहब्बत करता था। मेरी नंद ने जब सबकी सवालिया नज़रों का रुख अपनी जानिब देखा तो उसने जल्दी से गाड़ी निकाली और अपने घर चली गई। उसका शोहर घर पर मौजूद नहीं था। उसने अपने शोहर को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। उसकी वजह से उसका शक और भी मजबूत हो गया कि हो ना हो ये उसी का काम है। कुछ ही देर बाद वो घर आ गया। उसके घर आते ही मेरी नंद ने उस पर चढ़ाई शुरू कर दी। वो उससे कहने लगी, बताओ कहाँ छुपाया है तुमने अपनी माशूका को। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी तरफ एहसन गाड़ी निकालकर सारी रात मुझे ढूंढता रहा, लेकिन उसे मैं ना मिली। वो थक हार कर सुबह के वक्त घर आया। खुशियों वाले घर में मातम का समा हो गया था। हर कोई एक दूसरे को अजीब अजीब नजरों से देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके मेहमान भी चले गए। एहसन की सौतेली माँ बहुत खुश थी, क्योंकि वो एहसन की शादी अपनी भांजी से करवाना चाहती थी। ऐसा चाहने की वाहिद वजह ये थी कि वो इकलौता और सारी जायदाद का मालिक था। उसे पाने के लिए उसे रास्ते से हटा देती या हाथों में कर लेती। हाथों में कर लेना जरा आसान काम था। वो दुआ कर रही थी कि ज़ारा कभी ना मिले। अगर मिले भी तो एहसन उसे तलाक दे दे, ताकि वो अपनी भांजी की शादी एहसन से करवा सके। जैसे ही सारे मेहमान चले गए, एहसन की सुतीली माँ एहसन को झूठी तसल्लियां देने पहुंच गई। एहसन की माँ ने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई थी और एहसन को देखते ही रोना शुरू हो गई कि ये क्या हो गया। वो एहसन से कहने लगी, मैं रात से ज़ारा के लिए दुआ मांग रही हूँ, वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। एहसन उन लोगों की चालों से बेनियाज सर हाँ में हिलाता रहा। मेरे घर वाले अभी एहसन के घर में ही थे। वो रात से यही इंतज़ार कर रहे थे कि जिसने भी मुझे अगवा किया है वो पैसों के लिए ज़रूर कॉल करेगा, लेकिन सुबह तक कोई कॉल मसूल ना हुई। एहसन ने मेरे अब्बू से पूछा, अंकल क्या आपकी किसी के साथ दुश्मनी थी या ज़ारा से कोई और लड़का शादी करना चाहता था? मेरे अब्बू ने सर नफ़ी में हिलाया और कहा, अव्वल तो हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, और अगर ज़ारा किसी और से शादी करना चाहती थी या ऐसा कोई मसला था तो वो हमें ज़रूर आगाह करती। उनका ये यकीन जायज़ था। मैं अपने अब्बू से कोई बात नहीं छुपाती थी। मेरे अगवा का सारा मामला मेरी नंद के शोहर के सर पर डाल दिया गया। उसने लाख इनकार किया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उधर मुझे इंजेक्शन लगाकर फिर बेहोश कर दिया गया था। जब मैं नीम बेहोश होती, कोई निकाब पोश आदमी मेरे कमरे में आता था
मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि मैं मुकम्मल होश में नहीं होती थी। उसके कमरे में आने से पहले मुझे इंजेक्शन लगाया जाता था। मैं 5 मिनट तक नींद बेहोशी की हालत में रहती और फिर बेहोश हो जाती। जब मुझे होश आता तो मेरे कमरे में कोई नहीं होता था। दरवाज़ा बाहर से बंद होता। एक औरत मेरे कमरे में मुझे खाना देने आती थी। जैसे ही वो खाना देने आती, मैं उस पर सवालों की बौछार कर देती। मैंने उसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे यहाँ से निकाल दो, लेकिन वो हर बार यही कहती, मैं भी मजबूर हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकती। मैं बार बार उससे यही पूछती, मुझे ये तो बता दो, मुझे अगवा करने वाले कौन लोग हैं। वो मुझे कहती, मैं कुछ नहीं जानती, हमें जो हुक्म मिलता है हम वही करते हैं। उधर मेरी नंद अपने शोहर से झगड़ा करके अपने घर से जा चुकी थी। दोनों माँ बेटियां मेरे खिलाफ नए नए मंसूबे बनाने लगी। वो दोनों एहसन पर जोर देने लगी कि तुम ज़हरा को तलाक नामा उसके बाप के घर भिजवा दो, हम तुम्हारी अच्छी जगह शादी करवा देंगे। ज़हरा का किरदार तो पहले ही मशकूक था। उम्मीद है वो खुद किसी के साथ भाग गई होगी। अब ऐसी बीवी को पास रखने का क्या फ़ायदा। लेकिन एहसन ने दोनों को डांट कर चुप करवा दिया। अगले रोज वही औरत दोबारा मेरे कमरे में आई। कुछ निकाब पोश लोग और भी उसके साथ थे। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया और नींद बेहोशी की हालत में मुझे गाड़ी में बिठा दिया। वो लोग मुझे मेरे घर के सामने फेंक कर चले गए। मुझे जब होश आया तो मैं एहसन के कमरे में थी, जहां मेरे पास एहसन और उसकी माँ खड़े थे। मुझे उस कमरे में होने वाला वाकया याद आते ही फिर बेहोशी का दौरा पड़ा और मैंने दोबारा खौफ से होश खो दिया। मेरे घर वालों को मेरे आने की इत्तला दी गई थी। मेरी आपी और अब्बू लोग जल्दी से मेरे पास आ गए। मुझे जैसे ही फिर होश आया, मैंने आपी के गले लगकर रोना शुरू कर दिया। उस दौरान एहसन की माँ मुझसे तरह तरह के सवालात पूछने लगी। मेरे अब्बू और एहसन ने उसे डांट कर चुप करवा दिया। मेरी हालत संभल ही नहीं रही थी। मैं बार बार बेहोश हो जाती थी। मेरी सूरत हाल को देखते हुए अब्बू ने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए एहसन से बात की। एहसन रजामंद हो गए। यूं मैं अपने घर आ गई। मैंने आपी को सारी सूरत हाल बता दी। मैं चाहती थी कि जिन लोगों ने मुझे अगवा किया है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं, जबकि एहसन ऐसा नहीं चाहते थे। वो मुझे हर बार यही कहते थे, जो होना था वो हो चुका, अब मैं नहीं चाहता कि मजीद बात बढ़े और दूसरे लोगों को भी इस बात का पता चले। जबकि मैं उन लोगों को पकड़वाने पर बज़िद थी। एहसन रोज मुझसे मिलने आ जाते थे। वो थोड़ी देर मेरे पास बैठते और फिर चले जाते। मेरी सास और नंद एहसन के कान भरने में मसरूफ थी। वो मुसलसल कोशिश में थी कि एहसन मुझे किसी तरह तलाक दे दे, लेकिन एहसन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। आप ही मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। जब मेरा चेकअप हुआ तो मुझे बताया गया कि मैं बच्चे की मां बनने वाली हूँ। आप ही और मैं एक दूसरे की तरफ हैरानगी से देखने लगी। आप ही ने मुझे समझाया कि तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगी और अब्बू से कहोगी कि आज ही वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आए। मैंने आप ही की बात पर अमल किया। अब्बू मुझे एहसन के घर छोड़ गए। एहसन ने मुझे कहा, तुम जब तक अच्छी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम्हें अब्बू के घर ही रहना था। यहाँ तुम कमरे में अकेली पड़ी रहोगी और बीमार हो जाओगी। लेकिन मैंने अब्बू के घर जाने से इनकार कर दिया। मेरी तबीयत अगले दिन भी खराब हो गई। मुझे बार बार उल्टी भी आ रही थी। मैंने आपी को अपने पास बुला लिया। मेरी सास को शक हो गया। जिस दिन आपी मुझे अस्पताल लेकर गई थी, उस दिन मेरी सास ने हम दोनों को बातें करते सुन लिया था। अब वो मेरी निगरानी करने लगी। मेरी सास ने उस डॉक्टर का पता चलाया और उसके पास जाकर मेरी रिपोर्ट्स हासिल कर ली। उसे पता चल गया कि मैं उम्मीद से हूँ, इसलिए ये खबर पूरे घर में फैला दी। जब एहसन ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा मेरी तबीयत पहले ही खराब थी, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं हुआ। मेरी सास ने एहसन को फिर भड़काना शुरू कर दिया कि ज़ारा के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। लेकिन एहसन अपनी सौतेली माँ की बातों में नहीं आया। उसने अपनी माँ को कहा ये बच्चा मेरा ही है। एहसन की माँ फिर भी बाज नहीं आई और मेरी जासूसी करने के लिए एक मुलाजमा साथ मिला ली। मुझे वापस आए अभी एक हफ्ता ही हुआ था जब मेरे अब्बू घर से गायब हो गए। सब उन्हें ढूंढने लग गए।
एहसन भी सारा दिन उन्हें ढूंढने में लगा रहता, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। हमने शहर के सारे अस्पतालों में, थानों में, मुर्दा खानों में और हर जगह उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन वो नहीं मिले। मैं बहुत परेशान थी कि पहले मुझे अगवा किया गया, अब अब्बू अचानक घर से कैसे गायब हो गए। एहसन की माँ रोज तंजिया बातें करती और मुझे कहती, पहले बेटी ने गायब होने का ड्रामा रचाया और अब बाप भी वही ड्रामा कर रहा है। मेरी नंद का शोहर मेरे अब्बू को ढूंढ कर घर ले आया। सबने उससे पूछा, लेकिन उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें अस्पताल दाखिल करवाया गया। मैं अब्बू से मिलने जब हॉस्पिटल पहुंची तो एहसन पहले ही अब्बू के कमरे में मौजूद थे। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने एहसन से कहा, अगर आपने यहाँ आना था तो मुझे भी साथ ले आते। एहसन कुछ नहीं बोले और उठकर वहाँ से चले गए। चंद दिन बाद अब्बू को घर में ले आए। मैं आजकल अब्बू के पास ही रह रही थी। जब मैं रात के वक्त सो रही थी, मुझे अब्बू के कमरे से किसी के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ आई। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें मध्यम होती चली गई। मैं उठकर अब्बू के कमरे में आई। एहसन फिर अब्बू के पास बैठे थे। मैंने एहसन से कहा, आप आने से पहले मुझे तो बता देते, अगर मैं ना जागती तो आप मुझसे मिले बगैर ही यहाँ से चले जाते। एहसन ने कहा, मैं घर के सामने से गुजर रहा था। मैंने कहा, जाते हुए अंकल की तबीयत ही पूछता जाऊं। मुझे एहसन की हरकतें कुछ मशकूक सी लग रही थी। मैंने महसूस किया जैसे अब्बू की आंखों में आंसू थे। मैंने अब्बू से जानने की कोशिश की, लेकिन अब्बू ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर जैसे ही एहसन घर में आता, मैं चुपके से दरवाजे के पास आकर अपना कान लगा लेती। एक दिन अब्बू और एहसन बातें कर रहे थे। जब मैंने उनकी सारी बातें सुन ली, अब्बू एहसन से माफ़ी मांग रहे थे, जबकि एहसन कह रहा था, जितनी तकलीफ मैंने उठाई है, बदले में उतनी तकलीफ में ही मैं आपको देखना चाहता हूँ। मैं ये सुनकर परेशान हो गई और बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में आ गई। मैं एहसन के जाने का इंतज़ार करने लगी। एहसन जैसे ही घर से निकला, मैं फ़ौरन अब्बू के कमरे में चली गई। मैंने अब्बू से कहा, आज मुझे सब कुछ बताएं, जिसकी वजह से एहसन आपको ब्लैकमेल कर रहा है। अब्बू ने रोना शुरू कर दिया और मुझे कहा, मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती की सज़ा तुझे मिल रही है। मैंने अब्बू के हाथ थाम लिए और उन्हें हौसला दिया कि कुछ नहीं होगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब्बू कहने लगे, कॉलेज में एहसन की माँ मेरी क्लास फेलो थी, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन एहसन की माँ का रिश्ता अमीर फैमिली से आ गया। उसकी मोहब्बत तो शायद मेरा साथ देती, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी एक ना मानी और उसकी शादी वहाँ कर दी। मैं इस बात को कभी भुला नहीं सकता था। मैं अगले चंद सालों में भी गम ही मनाता रहा। मैंने अभी शादी नहीं की थी, मुझे एक दिन एहसन की माँ का फ़ोन आ गया। उसने मुझसे कहा, मेरे बेटे को होम ट्यूशन पढ़ाओगे? मैंने हाँ कर दी। मैं उसी बहाने उनके घर जाना शुरू हो गया। मेरा सामना एहसन की माँ से भी होना शुरू हो गया। मैं उससे पहले जैसी ही मोहब्बत करता था, लेकिन एहसन की माँ अपने शोहर के साथ मुखलिस थी। एहसन का बाप एक शक्की मिजाज आदमी था। एहसन के बाप को जब पता चला कि मैं उसकी बीवी का पुराना आशिक हूँ, तो उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और उससे बच्चे भी छीन लिए। मैंने एहसन की माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मेरे घर वालों ने मुझे दबाव में लाकर मेरी शादी कर दी। एहसन समेत कोई भी नहीं जानता था कि उसकी माँ कहाँ गई है। उधर अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी शक्ल में एक बेटी अता की। वक्त गुजरता गया। एहसन अपनी और अपनी माँ के साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें एक मनसूबा बंदी के तहत मोहब्बत के जाल में फंसाया। शादी की रात उसने ही तुम्हें खुद ही अगवा करवाया था और वहाँ बदसलूकी करने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा अपना शोहर ही था। सारी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने बीच चौराहे में लाकर खड़ा कर दिया हो। मैं सोचने लगी, काश मुझे एहसन की असलियत का पता पहले ही चल जाता। ये सोचकर मेरा सर फटा जा रहा था कि एहसन ही था जिसने मुझे अगवा करवाया था और बेहद मासूमियत से मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा रचाया। वो मुझे ढूंढने के लिए मारा मारा फिरता रहा। मैं इतनी माह तक अजियत में रही। एहसन से अपना बच्चा भी छुपाती रही कि कहीं उसे पता ना लग जाए कि ये बच्चा उसका नहीं है, लेकिन वो एहसन ही था
जो मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर मेरे कमरे में आया करता था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं एहसन का गला अपने हाथों से दबा दूं। मैंने अब्बू से कहा मैं एहसन से तलाक ले लूंगी, लेकिन अब्बू ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। मैं सारी रात रोती रही। मैं जो मोहब्बत के मिल जाने की खुशियां मना रही थी, वो मेरी मोहब्बत नहीं थी, मेरे लिए बिछाया गया एक जाल था जिसमें मैं बुरी तरह फंस गई थी। मैं एक पल भी एहसन के साथ नहीं रहना चाहती थी, जिसने मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं की और मुझे पूरे खानदान में बदनाम कर दिया था। एहसन की कॉल आ रही थी। मैंने कॉल रिसीव नहीं की। जब मुसलसल चौथी बार बेल हुई तो मैंने गुस्से से फोन उठाया। अभी मैं कुछ कहने ही वाली थी जब एहसन ने घबराए हुए अंदाज में मुझे बताया कि मुझ पर कातलाना हमला हुआ है। मैं बच गया हूँ, लेकिन मुझ पर हमला करने वाले भाग गए हैं। मैंने बगैर कुछ कहे सोचा ये भी उसका नया ड्रामा होगा और फोन बंद कर दिया। मैं इस मामले से कत्ता ताल्लुक रहना चाहती थी, लेकिन मैं उसकी बीवी थी, इसलिए मुझे बहरहाल उसकी हर खबर मिल जाती थी। कुछ ही दिनों में पुलिस की मदद से वो मुजरिम पकड़े गए। मुजरिमों ने जो बयान दिया उसके मुताबिक एहसन की सुतीली मां ने ही एहसन पर कातलाना हमला करवाया था। मकसद पूरे घर और दौलत पर कब्जा करना था। और तब मेरा सामना पहली बार एहसन के बाप से हुआ, जो मसरूफियत का बहाना बनाकर शादी से भी दूर रहे थे। एहसन के वालिद ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दी। मेरे अब्बू ने जब उन्हें बताया कि एहसन की मां बेकसूर थी, फिर भी आपने उन्हें सजा दी, तो वो अपनी गलती पर पशेमान हो गए। एहसन और उसके बाप ने मुझसे भी माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। मैं एहसन से हर सूरत में तलाक लेना चाहती थी। एहसन ने जो कुछ मेरे साथ किया था वो किसी तरह भी माफ़ी के काबिल नहीं था। अब्बू ने मुझे बहुत समझाया कि मैं एहसन को माफ़ कर दूं, लेकिन मैं उसे माफ़ करने के लिए किसी भी तरह तैयार ना थी। शायद आपको लगे कि उसे माफ़ कर देना बेहतर था, लेकिन ऐसा करने से वो कभी भी अपने किए पर ना पछताता और उसे अपनी हरकतें दुरुस्त लगती। जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ, मैं अपने बच्चे को लेकर एहसन की ज़िंदगी से दूर चली गई, ताकि वो इतनी बड़ी हिमाकत दोबारा कभी किसी से ना करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।